हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साधन। इस वीडियो में मैं ग्लैंड फार्मा की क्वार्टरली अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड बिफोर आई गो ऑन डिस्कसिंग द क्वार्टरली परफॉर्मेंस, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू मेंटल मॉडल्स। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये एक ऐसा मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि इसमें आप जो चीज़ें दिखाई देती हैं, आप सिर्फ उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते, बल्कि उन चीज़ों का सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट उसके बेसिस पे आप कैसे डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। आप न्यूज चैनल पे देखते हैं, देयर आर मल्टीपल प्लेथोरा ऑफ न्यूज जो कि बेसिकली इंफॉर्मेशनल होती है, बट टू ग्रो एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू प्रोसेस दोज इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंथेसाइज्ड actionable content, and that's what I love to do as on this channel। और इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी अगर कोई न्यूज़ है, उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट के बजाय मैं उसके इनडायरेक्ट बट मोर मीनिंगफुल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सन फार्मा और स्ट्राइड फार्मा, दे वर डिस्कसिंग वेदर दे शुड गेट इनटू द जेनरिक इंजेक्टेबल मार्केट और नॉट। तो अगर Q4 कॉन कॉल ऑफ सन फार्मा आप अच्छे से पढ़ेंगे, देन you would understand that Dilip Sangvi himself told that he is not interested into this business because this business required a huge lot of bandwidth and investment. It is very difficult business. Similarly, Stride Pharma ने भी अब generic injectables में enter करने का plan किया था। Telis के injectable platform में they are not going to invest. So it shows that many companies who find this business lucrative, but they are not able to make a dent into it, even though they are very mighty companies like Sun and Stride Pharma, and run by successful entrepreneurs such as Arun Kumar and Dilip Sangvi. But we can see that on a deeper level, Gland enjoys a moat which is widening. वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है that इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, so that YouTube algorithm इस चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद करें। Let's first understand how this quarter has been for Gland Pharma. Q2 FY22 में revenue from operation of this company has grown significantly. अगर मैं YOY कंपेयर करूं, यानी एक साल पहले 884 करोड़ की रेवेन्यू थी, which has got up by 31% to 1154 crores. Similarly, quarter on quarter इसने 30% का ग्रोथ दिया है. So that shows that company is on track in terms of top line growth. अब इसके EBITDA और EBITDA margin के बारे में बात करते हैं. Whether the company is performing well or not, that will be clear from here. एक साल पहले this company has generated 444 crores of EBITDA, against which they have now touched roughly 500 crores of EBITDA. हालांकि EBITDA margin में decrease हुआ है अगर YOY कंपेयर करें, 50% था आज से एक साल पहले एग्जैक्टली, और अभी ये EBITDA मार्जिन हैज कम टू 43%, बट पिछले क्वार्टर से EBITDA मार्जिन हैज इंक्रीज बाय 1%। ड्यूरिंग दिस क्वार्टर कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक बेटर तरीके से यूटिलाइज किया, इसके कारण ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ गया है, which has led to higher EBITDA margin. Now let's understand market-wise performance of the stock. तो इसका core market is USA, Europe, Canada and Australia. उसमें ये अपनी रेवेन्यू का रफली 60% वहाँ से अर्न करती है, और यू कैन सी दैट दिस नंबर YOY हैज गॉन अप फ्रॉम 600 टू 700 ऑड लेवल्स, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये नंबर ग्रो कर रहा है। तो मार्केट वाइज यूएस बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज द स्मॉलर पोर्शन। उस पर भी आप देख सकते हैं कि येलो कलर में मैंने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को दिखाया हुआ है, दैट हैज grown significantly from 143 to 222, or India business has also grown from 128 to 227 crores. So ये दो significant jump हैं जिसके कारण इस कंपनी ने काफी अच्छा टॉप लाइन जनरेट किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तीनों मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस है। सो यूएसए मार्केट हैज ग्रोन बाय 14%, इंडिया मार्केट में 82% का ग्रोथ है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हैज ग्रोन बाय 55%। सो कोर मार्केट की बात करते हैं। कोर मार्केट इज यूएसए, यूरोप, Canada and Australia. Core market was contributing 69% just a year back. Now they have consciously reduce किया है इस शेयर को from 69 to 61%, and they want to diversify because US market is a regulated market, काफी tough market है। वहाँ पे बहुत सारे फार्मा कंपनी जैसे Alembic Pharma या Sun या Dr. Reddy's, they are trying very hard to maintain their market positions, और वहाँ पे बिजनेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो फॉर अ कंपनी लाइक ग्लैंड विच इज़ नॉट रियली दैट बिग, उन्हें रिस्क डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए, और इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा है कि दैट दे आर फोकसिंग मोर ऑन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड।
So we have seen in core market they have grown 16% from year on year basis पे growth हुआ है. That is largely has come because of few products जिसमें मिकाफुंजीन, एनॉक्सेपेरिन, हेपेरिन जो इनका पहला प्रोडक्ट है. इस क्वार्टर में इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव एक्सपोर्टेड Penem products to the US market. Let's understand what is Penem. Penem basically antibiotics होते हैं. They are used for treating infections, gastronomical infections और meningitis and all. ये सारे segment में ये equally use होता है. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस. इंटरेस्टिंगली इस कंपनी के पास पेनेम का एक प्लांट भी है हैदराबाद में, जो उन्होंने 2016 में इन्हें यूएसएफडीए अप्रूवल मिला हुआ था. बट वी कैन सी दैट दिस कैपेसिटी वाज लाइंग आइडल फॉर लास्ट 6 years, ऑलमोस्ट लास्ट 5 years. पहली बार दे आर एक्सपोर्टिंग टू यूएसए फ्रॉम दिस प्लांट. शोज दैट द कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज जो है बढ़ने वाली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मार्केट, जो कि सेकंड बड़ा कंट्रीब्यूटर है, एंड दिस कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली. We can see that 19% contribution आ रहा है against 17% पहले. तो this is part of the conscious strategy to increase contribution from rest of world. इस सेगमेंट पे 55% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनरशिप. कुछ कंट्रीज में जैसे ब्राजील, चाइल, सऊदी अरेबिया में अपना पेनिट्रेशन बढ़ा दिया है थ्रू न्यू पार्टनरशिप लार्जली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, द डोमेस्टिक मार्केट. इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी 17% से बढ़ के 19% हो गया है. कंट्रीब्यूशन बढ़ा है बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड मेडिसिन सच एज रेमडेसिविर एंड एनॉक्सेपेरिन, जिनकी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई थी ड्यूरिंग कोविड. तो यहाँ पे उसके कारण इन्हें एक ग्रोथ देखने को मिला है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की डेवलपमेंट इन दिस स्टॉक. फर्स्ट इज दैट इन्होंने एक फिल फिनिश कॉन्ट्रैक्ट किया है विथ हेटेरो बायोटेक्नोलॉजी फॉर स्पुतनिक 5, विच इज द रशियन डेवलप्ड कोविड वैक्सीन, जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है डे बाय डे एज अ थर्ड फोर्थ ऑप्शन. तो फिल फिनिश कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ. सो फिल फिनिश इज द फाइनल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप and one of the most critical aspect of overall drug manufacturing process. तो हालांकि ये काफी मैकेनिकल और रिपीटेटिव होता है, बट इट रिमेन्स वेरी क्रिटिकल फॉर एनी बायोफार्मा ड्रग टू परफॉर्म. दिस इज पार्ट ऑफ CMO बिजनेस फॉर दिस कंपनी. और हेटेरो के साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर दिस ईयर. यानी कि कंपनी हैज टेंटेटिवली सेड कि बाय नवंबर दे विल स्टार्ट गेटिंग बिजनेस इन दिस फ्रंट. साथ ही मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक सेपरेट स्वीट फॉर फिल एंड फिनिश बिजनेस हैज बीन सेट अप बाय दिस कंपनी एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट पेशा मालायारम. दैट इज रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. सो फिल फिनिश कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी तक एक लिमिटेड बिजनेस था फॉर दिस कंपनी, हार्डली इट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू 4-5% ऑफ ओवरऑल पाई. इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. दिस कंपनी इज इन ग्रोथ फेज और इस कंपनी ने अपने नेक्स्ट 2 years के कैपेक्स प्लान भी अनाउंस कर रखे हैं. FY22 में ये 570 करोड़ स्पेंड करने जा रहे हैं ऑन कैपेक्स एंड FY23 में रफली 350 करोड़. सो अराउंड 185 करोड़ हैज बीन ऑलरेडी डिस्पेंस्ड in Q1 of FY20. और आउट ऑफ 570 करोड़ जो इस साल कर रहे हैं उसमें से रफली 300 करोड़ विल बी यूज फॉर वैक्सीन एंड बायोसिमिलर बिजनेस. बायोसिमिलर इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जैसे सिंजीन भी इसमें ऑपरेट करती हैं. स्ट्राइड फार्मा की एक यूनिट है स्टैलिस, वो भी इसमें ऑपरेट कर रही हैं. Then there are multiple companies like Alkem Labs ने भी बायोसिमिलर्स पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है. जो भी कंपनियां यूएस में ऑपरेट करती हैं उनके लिए बायोसिमिलर्स इज द ग्रोइंग मार्केट. यही वो जगह है जहां से ग्रोथ आ रही है. यू कैन सी इन द चार्ट, ये Alkem Labs के एनुअल रिपोर्ट से मैंने निकाला है. यू कैन ऑल्सो वॉच आवर वीडियो ऑन Alkem Labs के एनुअल रिपोर्ट पे मैंने जो बनाई है. ये वीडियो बेसिकली सिंप्लीफाई कर रहा है कि आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ें, एग्जांपल के फॉर्म में Alkem Labs के थ्रू बताया है. तो वो वीडियो आप जरूर देखें. वन पोर्शन ऑफ दैट एनुअल रिपोर्ट टेल्स अस दैट यूएस मार्केट ने एक जनरल शिफ्ट नोटिस किया है टुवर्ड्स बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स with 11% increase in market shares in last 4 years. 4 साल में ही the weight had shifted from chemical drugs to biologic drug. This is shown on the right hand side. आप देख सकते हैं वैल्यू बेसिस पे जो 4 years का ग्रोथ रेट है 126% है इन बायोसिमिलर्स एंड वॉल्यूम बेसिस पे भी 163% का बायोसिमिलर्स पे ग्रोथ है. सो नाउ यू कैन सी दैट वाई मैन्युफैक्चरर्स लाइक Alkem और CDMOs लाइक Syngene एंड Gland आर फोकसिंग सो हार्ड ऑन बायोसिमिलर्स. और इसीलिए दिस 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट
looks right at the place to me. ये इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है फ्रॉम CDMO पॉइंट ऑफ व्यू. That's why they are spending on this growing segment of the market. So for this huge amount of roughly 900 crore का capex करने के लिए they need to have certain cash and their cash position is quite healthy with 3000 crore of cash in their balance sheet. अगर कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है बेसिस दैट आपको उस कंपनी में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो लुक एट कि इस कंपनी का एसेट टर्न कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल एसेट टर्न कैसा रहा है व्हेन दे इन्वेस्ट इनटू कैपेक्स. सो फिक्स एसेट टर्नओवर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और इस कंपनी के केस में ये 3.1x था पिछले साल Q1 FY22 में बढ़ करके 3.6x हो गया. दैट इज अ क्वाइट सिग्निफिकेंट जंप एंड जो गोइंग फॉरवर्ड जो कैपेक्स से कर रहे हैं उससे दे आर एक्सपेक्टिंग रफली 3.5 to 3.6x of asset turn, which is quite healthy, I would say. As we've seen that the company का EBITDA margin 42-43% के रेंज में है, which is quite high. और इनका guidance going forward is also 40+ EBITDA margin है. So इस कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए this is a very important point कि कंपनी इतने अच्छे EBITDA margin पे कैसे ऑपरेट कर रही है. So the company has explained कि basically this company is a B2B company. तो इनकी EBITDA margin is more sticky in nature because बिजनेस टू कॉर्पोरेट होता है वहां पे देर आर थोड़ा सा मार्जिन फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है बट B2B बिजनेस में मार्जिन फ्लक्चुएशन आर हिस्टोरिकली लो. साथ ही ये कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज पे भी काम करती है कि ग्रॉस मार्जिन है रफली 51% है विच इज नॉट वेरी हाई बट वहां पे वो समटाइम्स दे टेक little bit of hit at gross level but because of operating leverage at play EBITDA margins level पे 40% plus का जनरेट कर पाते हैं. सो ग्रॉस मार्जिन को अगर आप ट्रैक करेंगे देन यू माइट नॉट फाइंड इट वेरी हेल्दी बट लैंड इज कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग एट हाई एबिटा मार्जिन. वहीं इंडिया का जो बिजनेस है दैट ऑपरेट्स एट लो ग्रॉस मार्जिन विच इज 40% जबकि यूएस का जो बिजनेस है दैट इज अ हाई ग्रॉस मार्जिन बिजनेस 56%. तो ओवरऑल इनका ग्रॉस मार्जिन 50+ रहता है बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड यूएसए एंड अदर डेवलप्ड मार्केट. मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि स्पुतनिक 5 जो आ रहा है उसके कारण इस कंपनी के टॉप लाइन में स्पुतनिक 5 का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ RDIF for supply of 250 million doses from coming October to end of next year. So next 1 year they are going to get good amount of business, although it will not be great EBITDA accretive, but this will be a good business to be in because nature of contract is very risk free from Gland point of view. Because even if the manufacturer and RDIF doesn't find a buyer in the market, even then RDIF has to consume that, has to take the delivery of these injections and they have to pay Gland. इस कॉल में एक पॉइंट हाईलाइट हुई दैट इन्वेंट्री जो है इस कंपनी की इन्वेंट्री डेज हैज गॉन अप फ्रॉम रफली 180 days to 270 days. So more than 50% rise in inventory was a very valid question. So the company answered quite well that last quarter they have made higher sales to US GPO. GPO के बारे में मैंने पिछली बार बताया था. GPO is are basically a one-stop solutions for many hospital chains to buy. तो GPO के थ्रू बहुत सारे हॉस्पिटल चेन बाय करते हैं. तो GPO के साथ डील करने में one problem is that the lead time is very high. तो ग्लैंड ने जो लार्जेस्ट GPO को सप्लाई किया इनॉक्सेपेरिन जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर था फॉर लास्ट क्वार्टर, वहां पे लीड टाइम वाज हाई. साथ ही साथ ये इस कॉन्ट्रैक्ट्स आर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में हैं और यू डोंट वांट टू कैरी द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस गोइंग डाउन और रॉ मटेरियल प्राइस गोइंग अप, सो यू वांट टू इन्वेंटराइज द API रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट. तो आप मतलब कि आप स्टॉक कर लेते हो इन्वेंट्रीज का. तो जो API आपको चाहिए होता है फॉर दोज इनॉक्सेपेरिन और हेपेरिन, तो वहाँ पे उन्होंने कंपनी ने बहुत सारा इन्वेंटराइज कर लिया था बिकॉज टाइम इज हाई एंड दे वर डीलिंग विथ GPOs. और स्पेशली अगर आप GPOs को टाइम पे नहीं सप्लाई करते हैं देन योर ट्रैक रिकॉर्ड विल बी मलाइंड और वहाँ पे आपको फिर ज़्यादा बिजनेस नहीं मिलेगा. So GPOs are tough customer. One interesting thing which company has said that this happens when a new contract you enter with GPO. So next quarter में ये number is expected to go down. इस कॉल में कंपनी ने अपने टेक ट्रांसफर मॉडल के बारे में भी डिटेल में बताया. कंपनी का B2B मॉडल जो है टेक ट्रांसफर मॉडल इज वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें क्या होता है कि अगर ग्लैंड 100 रुपीज अर्न्स आउट ऑफ दिस टेक ट्रांसफर मॉडल,
उसमें दो पोर्शन होते हैं. मेजॉरिटी पोर्शन इज 75 to 80% दैट कम्स फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग एंड सेकेंड लेग इज प्रॉफिट शेयरिंग. ट्रांसफर प्राइस है वो डिटरमाइन होती है कॉस्ट ऑफ गुड प्लस द कन्वर्जन कॉस्ट प्लस सम ओवरहेड मार्जिन्स. तो ये हो जाती है ट्रांसफर प्राइस प्लस 40% to 50% शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग. ये टोटल मिला करके इनका B2B टेक ट्रांसफर मॉडल होता है. जहां एक नई अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास है वो है CDMO बिजनेस में, जहां इनका पेरेंट जो है फोसुन है. फोसुन की एक सब्सिडरी है संघाई हेनलियस. दे आर प्लानिंग टू ग्रो देयर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ नए प्लांट सेटअप कर रहे हैं, नए बिजनेस कर रहे हैं. सो दे माइट नीड सम CDMO player to outsource their some work. So Gland being a sister concern, they stand a very good chance of getting that business from this company. Company has also talked about overall market size. उन्होंने बताया कि overall generic market size is 45 billion US dollar. I'm talking about US market जहाँ पे mainly active हैं. उसमें 30 billion dollar is the biologics. तो अगर उसे हटा देते हैं then $15 billion is the total generic injectable market minus biosimilar. So Gland have 5 ANDA to be approved which is worth 3.5 billion. So अगर आप ऐसे कंसिडर करें कि roughly 14 billion के बिजनेस के लिए Gland have already filed or got tentative approval. So next 5 years में 13 billion का नया बिजनेस भी आने वाला है because a huge volume of products are going to be ऑफ पेटेंटेड. सो वो उनका जेनरिक वर्जन जेनरिक इंजेक्टेबल्स उनका बनना शुरू होगा. सो आउट ऑफ दिस 13-14 बिलियन उसमें से 5 बिलियन वुड बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स एंड 7 बिलियन विल बी जेनरिक इंजेक्टेबल्स. तो 7 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है. सो दे आर ट्राइंग टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल. ग्लैंड के पास 11 बिलियन का मार्केट ऑलरेडी है प्लस 3.5 बिलियन यानी $15 बिलियन का मार्केट उनके पास है. और नेक्स्ट $7 बिलियन में भी दे आर एमिंग टू एंटर. सो इनका मार्केट साइज इज ग्रोइंग, तो वहीं से ग्रोथ आने की उम्मीद है. और ग्लैंड एक्सपेक्ट US सेल्स टू ग्रो बाय 18 to 20% in FY22.